Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we are going to start a new chapter of class 10, that is chapter number 4, carbon and its compound. In this chapter we will study about nature of carbon, bonding in carbon and हाइड्रोकार्बन्स. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट ओनली कार्बन. और भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, मगर उनकी हम इस तरह से डिटेल स्टडी नहीं कर रहे हैं. दैट मीन्स कार्बन हैज सम सिग्निफिकेंस. व्हाट इज दैट? कार्बन फॉर्म्स ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. हमारे आसपास जो भी कंपाउंड्स हैं, मेडिसिन, क्लोथ्स, फ्यूल, सभी में ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है. ठीक है. इन आवर एटमॉस्फेयर इट प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ CO2 0.03%. In earth crust, it present in form of minerals like carbonates, bicarbonates, etc. in 0.02%. Every fuel we use like coal, petrol, charcoal, wood, नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्च गैस, सभी फ्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है. ठीक है. इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, आइदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, इन सभी में भी कार्बन का कंटेंट होता है. इसलिए क्या है, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. अब हम देखेंगे कि नेचर में कार्बन किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. दैट मीन्स एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. तो what do we mean by allotrop? Allotropes are form of element which having same chemical properties but different physical properties. यानी कि इनकी physical properties में, structure में कुछ ना कुछ difference होंगी, but ये सेम एलिमेंट के ही फॉर्म है. तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स दे पाए जाते हैं नेचर में, दैट आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन. ये जो शाइनी सा आपको दिख रहा है, ये डायमंड है, ज्वेलरी में काम आता है. जो पेंसिल हम यूज़ करते हैं उसके निब में ग्रेफाइट होता है. और ये जो फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर है, ये है फुलरेन. तो इन 3 फॉर्म्स में कार्बन नेचर में एग्जिस्ट करता है, बट दे आर डिफरेंट. वाई? बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर. इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं. तो हम एक एक करके इनके स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डायमंड के बारे में. इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम. हर कार्बन एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है? 4 अदर कार्बन एटम से. इस तरह से ये एक कार्बन एटम है और ये इस तरह से 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है. एंड इट फॉर्म रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ये बनाता है रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस. बहुत ज़्यादा ये हार्ड होता है. आपने अगर ग्लास वर्क करने वालों को देखा होगा तो उनके पास एक पेन होता है जिससे वो ग्लास को कट करते हैं. उसके ऊपर एक शाइनी सा सब्सटेंस होता है, वो क्या है? डायमंड होता है. तो डायमंड इतना हार्ड है कि वो ग्लास को भी कट कर सकता है. एंड इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? ये बैड कंडक्टर है. वाई? बिकॉज कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो बॉन्डिंग में यूज कर रहा है. सो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं कर पाएगा. दैट्स वाई इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो ये तो हो गई डायमंड की स्ट्रक्चर. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो एलोट्रोप है हमारा ग्रेफाइट. उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स. कितने से जुड़ा होता है? 3 अदर कार्बन एटम्स से जुड़ा होता है. इस तरह से ये एक कार्बन एटम है, ये 3 टाइम्स अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है. एंड इट फॉर्म हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर. हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर ये बनाता है इस तरह से. ये हमारी हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बन गई. और इस तरह की जो लेयर्स होती हैं, दे प्लेस्ड वन अबव द अदर. ये रिंग्स जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होती हैं इस तरह से. ये देखिए, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, और उनके बीच में वीक वॉन्डर वॉल्स फोर्स होता है. ठीक है. इस फोर्स के कारण ये जो लेयर्स होती हैं एक दूसरे पे स्लिप कर सकती हैं. दैट्स वाई ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी. ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी इन नेचर. वी कैन यूज इट एज लुब्रिकेंट. ओके, हम इसे लुब्रिकेंट के लिए भी काम में लेते हैं. नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज अ
good conductor of electricity. Why this is a good conductor of electricity? Because each carbon atom has वन फ्री इलेक्ट्रॉन. कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4, जिनमें से वो 3 को बॉन्डिंग में यूज कर रहा है. बाकी एक फ्री इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास एग्जिस्ट करता है दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकता है. तो इसलिए डायमंड तो क्या था? पुअर कंडक्टर था, जबकि ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर है. तो इसको ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बिकॉज जो कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है, बट ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन. ग्रेफाइट क्या है? यहाँ पर एक एक्सेप्शन है. तो अब हम देखते हैं थर्ड टाइप का जो एलोट्रॉप है कार्बन का, दैट इज फुलरेन. Fullerene is a class of allotropes and the first member is identified is C60. जो इसका फर्स्ट मेंबर आइडेंटिफाई हुआ था वो क्या था? C60, जिसमें कार्बन के 60 एटम्स थे. एंड इट लुक लाइक फुटबॉल. फुटबॉल की जैसी ये शेप ये बना रहा है. एंड लुक लाइक जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर. यूएस के जो आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर, उन्होंने एक डोम डिज़ाइन किया था, उसके जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो उसी के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया? फुलरेन. ओके, तो ये थी हमारे तीनों एलोट्रॉप्स की स्ट्रक्चर. क्योंकि स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, दैट्स वाई उनके फिजिकल नेचर में भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ डिफरेंसेस हैं. तो हमारा मेन टॉपिक क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो कार्बन कैसे कंपाउंड्स बनाता है उससे पहले हम देखेंगे कि कार्बन का एटम कैसा होता है. ठीक है, तो एटम के बारे में आपको याद है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है. एटम हमारा कुछ इस टाइप का होता है. इसमें ये जो बीच में जो सर्किल है ये क्या है? न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए हम उन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं. ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. तो इस तरह का हमारा एटम का स्ट्रक्चर होता है. तो याद कीजिए कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. दैट मीन्स इट कंटेन 6 प्रोटॉन. इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 6. एंड इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6. क्योंकि एटम के अंदर जितने पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. इसीलिए एटम का नेचर कैसा होता है? केमिकली न्यूट्रल. जितने प्लस उतने ही माइनस. तो प्रोटॉन 6 होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें? 6. एंड न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 6. न्यूट्रॉन भी कितने होंगे इसमें? 6 होंगे. मीन्स प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो 6. Now what is the mass number of carbon? Mass number क्या होता है? Number of proton plus number of neutron. Means 6 plus 6 हो गए 12. Means mass number कितना हो गया? 12. Now what is the electronic configuration of carbon? What is electronic configuration? Electronic configuration is the pattern of filling electrons in different energy shell. जो electrons हमारे पास 6 हैं, इनको हम डिफरेंट एनर्जी शेल में किस तरह से भरें. तो अकॉर्डिंग टू बोरबरी स्कीम, इन फर्स्ट शेल वी कैन फिल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2. रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास? 4. वो हमारे किस में आ जाएंगे? नेक्स्ट शेल में. नेक्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे? 8 आ सकते थे, लेकिन हमारे पास बचे कितने? 4. तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे नेक्स्ट शेल में आ जाएंगे. आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. इनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. क्यों होता है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये किसी भी एटम की रिएक्टिविटी को डिसाइड करते हैं. तो देखते हैं रिएक्टिविटी क्या होता है. व्हाट इज द रिएक्टिविटी? रिएक्टिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटेन फुलफिल आउटर मोस्ट शेल. हर एटम क्या चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल हो जाए, पूरी तरह भर जाए. इसके लिए वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लूज करता है या शेयर करता है. दैट मीन्स वो बॉन्ड बनाता है. ठीक है, इन तरीके से क्या बनाता है? वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके या शेयर करके बॉन्ड बनाता है. तो बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड. वन इज आयनिक एंड नेक्स्ट वन इज कोवेलेंट. आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं NaCl, KCl. कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं H2, Cl2 and 2 and CH4. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. कार्बन जो बॉन्डिंग करता है
वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, जिसको हमें डिटेल में इस चैप्टर में समझना है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये हमारे केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चीज़ है कि बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल लेके आयनिक बॉन्ड को पहले रिकॉल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम कोवैलेंट बॉन्ड की स्टडी करेंगे। तो हम अपना वेल नोन एग्जाम्पल NaCl लेते हैं और देखते हैं आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तो सबसे पहले देखेंगे सोडियम एटम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11, दैट मीन इट हैज 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8, रिमेनिंग 1 लास्ट शेल में हमने भर दिया। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। उसके लिए ये क्या कर सकता है? इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, और इट कैन गेन 7 इलेक्ट्रॉन, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। व्हाट वुड बी इजियर? इजी क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना या 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा ईजी है, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब लूज किसे करेगा? हम क्लोरीन के एटम को देखते हैं। क्लोरीन के एटम में 17 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 17। इसका कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे 2, 8, 7। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट नीड्स टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। पिक्चर के थ्रू इसको समझते हैं। ये सोडियम का एटम है, इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 8 और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के एटम में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8 और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो गेन करने के बाद इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद की सिचुएशन देखते हैं। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन अब ये हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, आउटर मोस्ट शेल पूरी तरह फुलफिल हो गया। अब ये बन गया है Na प्लस कैटायन। प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया। भाई पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 ही प्रोटॉन थे, प्लस माइनस बराबर थे। अब 1 इलेक्ट्रॉन से दे दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए, यानी कि प्लस चार्ज एक ज़्यादा हो गया, तो इस पर +1 चार्ज आ गया और ये क्या बन गया? सोडियम कैटायन। क्लोरीन के अंदर अब कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? यानी 17 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक और गेन कर लिया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि प्रोटॉन 17 ही है, यानी इस पे एक माइनस चार्ज बढ़ गया। तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? Cl माइनस, यानी ये बन गया हमारा क्लोराइड आयन। ठीक है, अब ये जो अपोजिट चार्ज आयन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, और फॉर्मेशन हो जाएगा NaCl का। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर। और ट्रांसफर किससे होता है? मेटल से नॉन मेटल की तरफ। सोडियम मेटल था, क्लोरीन नॉन मेटल था, तो ये चीज़ याद रखनी है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तब क्या बनता है? हमारा आयनिक बॉन्ड। लेकिन कई सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में एटम्स जो है अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे? वो दूसरा अल्टरनेट देखेंगे। क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, और शेयरिंग से बनेगा हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि कार्बन भी बनाता है। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम से ये मिलकर बना है। ये हाइड्रोजन का एक एटम है और ये दूसरा एटम है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये क्या करेंगे? दोनों को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इनको अपना क्या पूरा करना है? डुप्लेट। तो ये क्या करते हैं? ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये ब्लैंक हो जाएगा ना, तो ये क्या करते हैं? अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से मिड में रख करके उनकी शेयरिंग कर लेते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं शेयरिंग वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी हैं और इसके भी है, तो क्या दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो गया?
यस, दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और दोनों के बीच में क्या हो गई, शेयरिंग। ये क्या कहलाएंगे हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम मिलकर बने हैं तो ये क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल। यहाँ एक चीज और ध्यान देने की है, क्योंकि दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, मीन्स दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उतना ही बॉन्ड बनता है। ये जो बॉन्ड, ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, इसको हम बॉन्ड पेयर भी कहते हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग में काम आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। तो इस तरह से होती है शेयरिंग। इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 6। ठीक है, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही शो करना होता है। तो देखिए ये एक ऑक्सीजन का एटम है, एक एटम ये है, दोनों एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट पूरा करने के लिए दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके दे देता है, डोनेट कर देता है, तो इसके पास तो 4 ही रह जाएंगे ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी इसको नहीं दे सकता। तो ये क्या करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से मिड में रखेंगे और शेयरिंग कर लेंगे। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2, 2 इसके और 2 इसके, ये 4 इलेक्ट्रॉन अब इस एटम के भी हैं और इस एटम के भी हैं। तो कंप्लीट कितने हो गए देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इस ऑक्सीजन के। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दोनों ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। दैट मीन्स दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। क्योंकि दोनों एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, इसलिए क्या बनेगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और ये बन गया हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो ये 2 हैं हमारे बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर हैं। और अगर हम देखें दोनों ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे बच रहे हैं, कितने पेयर जो बॉन्डिंग में काम नहीं आ रहे, उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं हम, लोन पेयर। तो ईच ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर भी बच रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पुटअप होते हैं कि कितने बॉन्ड्स बने कोवेलेंट, कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है, वो हम इस स्ट्रक्चर से इजीली समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल देख करके हम कोवेलेंट बॉन्ड को समझते हैं। N2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग 5 नेक्स्ट शेल में भर देंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों नाइट्रोजन, 2 एटम है नाइट्रोजन के, दोनों के पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और कंप्लीट कितने करने हैं इन्हें, 3 और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करेंगे, ये भी आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये इस तरह से मिड में रख लेते हैं। और अब ये जो 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन हुए, ये इस नाइट्रोजन एटम के भी हो गए और इस नाइट्रोजन एटम के भी हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इस नाइट्रोजन को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्योंकि दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, इसलिए दोनों के बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं। कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3। और लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर है दोनों के पास। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, आगे हम कार्बन की बॉन्डिंग में कार्बन कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उसको देखेंगे। उससे पहले कोवेलेंट बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कोवेलेंटली जो मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा बॉन्ड है, मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक, यानी 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है वो वीक होता है, इंस्टेड ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है। अब अगर फोर्स वीक होगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो उसके बॉन्ड को तोड़ने में हमें
कम एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट्स वाई इट हैज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कैसा होगा, लो होगा, ठीक है। एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, ये पुअर कंडक्टर है। वाई, बिकॉज देयर इज नो आयन, यहाँ आयन फॉर्मेशन नहीं हुआ जैसा कि आयनिक बॉन्ड में हुआ था, तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए कैसे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होंगे। ओके स्टूडेंट, तो एक बार हम समरी करते हैं, हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, उनकी स्टडी की, उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। जैसे कि हमारे डायमंड के अंदर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर थी, ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर थी, एंड फुलरिन फुटबॉल लाइक शेप का था, ठीक है। इसके बाद हमने कार्बन के एटम को समझा, उसमें उसका कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होता है, तो इसके कारण उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और वो क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग करेगा। उसके बाद हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल NaCl, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। फिर हमने देखा कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है, और शेयरिंग करके एटम क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कोवैलेंटली बॉन्डेड हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। क्या प्रॉपर्टीज़ देखी हमने, कि ये बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज वीक, दैट्स वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो वीक, लो, है ना, एंड दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज़ें हमने इस चैप्टर में समझी हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन कैसे बॉन्डिंग करता है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का कैसा वर्सेटाइल नेचर होता है जिसके कारण वो ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है, एंड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक हमें इसका रिवीजन करना है, तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।